तो एक जनरल एंट्रीज के एंगल से क्वेश्चन है, पढ़ने का रिक्वायरमेंट एक मिनट, और क्वेश्चन जरा सीरियस है, अगर आपने कंसंट्रेट किया तो फायदा है, वरना फिर फायदा कोई नहीं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज पेज नंबर पता चल गया, कंडीशन सबसे पहले ये बता दीजिए। हर रोज क्वेश्चन सीरियस आएंगे, आप अगर कंसंट्रेट करेंगे तो फायदा है। पेज नंबर पता चल गया किसी को? क्या पेज है? रिक्वायरमेंट पढ़े। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड पे रोल एंड इट्स डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट को अंडरलाइन करें, सोचें इसका क्या मतलब होता है? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, डिसबर्स का मतलब ऐसे क्या मतलब बनता है? डिसबर्स ये पैसे देने की बात होती है, पेमेंट की बात होती है। डिसबर्स कहते हैं कैश डिसबर्स करने का मतलब, लिख ले पेमेंट। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन तो होनी है, पे रोल है उसकी रिकॉर्डिंग और हो जाएगी, लेकिन डिसबर्समेंट का मीनिंग पेमेंट है, पैसे डिसबर्स करना। डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, डिसबर्समेंट लिखा हुआ है। डिसबर्समेंट होता है पैसे देना, पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बाकी डेफिनेटली वो पे रोल है लिखा हो तो सारी बात होनी है सारी, लेकिन फाइनली वो डिसबर्समेंट भी क्या है। तो सारा फोकस किस चीज पे होगा? पे रोल पे और उसकी एंट्री से रिलेटेड पेमेंट। पेज नंबर 183 था, कोई 86 था क्या? ढूंढिए जरा कहाँ एंट्रीज पड़ी थी। पेज नंबर 186 पे 5 एंट्रीज मेरा ख्याल पड़ी थी हमने। रिकॉर्डिंग की एंट्री क्या होती है शॉर्ट वर्ड्स में? एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, शॉर्ट वर्ड्स हैं एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। दूसरी एंट्री किस चीज की लिखी हुई? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की शॉर्ट वर्ड्स में एंट्री के एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। हाँ, फिर वो एक्सपेंस कहाँ कहाँ जाना वो एक अलग इशू है। देन हेडिंग क्या लिखी हुई? पेमेंट की शॉर्ट वर्ड्स में एंट्री के पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, वर्ड लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट एंट्री पेमेंट ऑफ डिडक्शंस की एंट्री भी क्या है? पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री के एक्सपेंस क्रेडिट है और वर्क इन प्रोसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, और अगर हेड ऑफिस को भी बीच में शामिल कर लें तो एक्सपेंस क्रेडिट है और हेड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट। फैक्ट्री की सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वर्क इन प्रोसेस डेबिट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट है, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, और हेड ऑफिस पेरोल को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो सेलिंग डेबिट है, एडमिन डेबिट है और हेड ऑफिस पेरोल क्रेडिट। तो ये 5 एंट्रीज के अंदर अंदर घूमते रहना हमने। आज पेज नंबर कौन सा? 352। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। ये पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़नी एंट्रीज, पेज नंबर 352 का है। फकीर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्पेशल टूल्स information pertaining to the payroll cost for the month of April 2010 is as under। रिक्वायरमेंट में जाए, आपने भी 1 महीने अप्रैल की एंट्रीज करनी है। डिपार्टमेंट्स के नाम पढ़ें, मशीनिंग, असेंबली, टूल रूम एंड वेयर हाउस। ग्रॉस सैलरीज एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम 1425 एंड 75 अमाउंट 1000 में देंगे। ये क्या दिया है? एज इट इज बताइएगा जो पता है। ग्रॉस सैलरीज हैं लेकिन इसमें ओवर टाइम शामिल नहीं है। क्या ओवर टाइम भी खर्चा है वैसे? नेक्स्ट वो कहता है ओवर टाइम। नेक्स्ट कहता है इनकम टैक्स डिडक्शन, ये भी खर्चा है। ओवरहेड्स, डिटेल ऑफ अदर बेनिफिट्स, कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। 35 पेड लीव्स आर अलाउड पर ईयर इंक्लूडिंग एनुअल, कैजुअल एंड सिक लीव्स। पेड लीव्स का अंडरलाइन करें। नहीं, पेड लीव्स का मतलब होता है कि एम्प्लॉय अगर छुट्टी करेगा भी तो सैलरी मिलेगी, मतलब लीव इनकैशमेंट पता नहीं कहते हैं। छुट्टियों के भी पैसे मिलेंगे, किन किन छुट्टियों के भी पैसे मिलेंगे?
एनुअल कैजुअल सिक, लेकिन ये 35 पर ईयर अलाउड है, एक महीने में 35, एक साल में 35 दिन की अलाउड है। ब्रैकेट पढ़े जरा, अगर ये ना लिखा होता तो आप डेफिनेटली ये 365 डेज अज्यूम करते, अगर कभी डेज अज्यूम करने पड़ जाए, लेकिन अगर ये लिखा हुआ काइंडली तो 360 डेज टोटल साल में अज्यूम करने हैं। नंबर 2, एनुअल बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी इज पेड इन जून। एनुअल बोनस, सालाना बोनस कितना? एक महीने की सैलरी के बराबर। कब देना है? जून में देना। कंपनी मेंटेन्स अ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड in which 8.33% of the month salary is contributed by employer as well as employee. कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? एम्प्लॉय की सैलरी में से कट जाएगा और एम्प्लॉयर इतना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करेगा। परसेंटेज दिए 8.33। देन कहता है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग अप्रैल to entire employees availed leaves that cost 85,000। क्या मतलब? एम्प्लॉय ने छुट्टियां की और उसका इतना खर्चा हुआ। एडवांस अगेंस्ट सैलरी पेड and recovered during the month amounting to ₹17,000 and ₹28,000 respectively। एडवांस अगेंस्ट सैलरी पेड की एंट्री बताएं। हमने तो एम्प्लॉयर के एंगल सोचना, एम्प्लॉयर अगेंस्ट प्रीपेड है पेबल है? प्रीपेड है। एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, एडवांस अगेंस्ट सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट। सैलरी दी है लेकिन एडवांस में दी है। रिकवर की एंट्री बताएं। प्रीपेड क्रेडिट नहीं, प्रीपेड क्रेडिट और पैसे वापस लेने हैं, एक्सपेंस डेबिट तो रिकवर्ड ऐसे रिकवर कर लिए। एडवांस अगेंस्ट सैलरी पैसे वापस लेनी है, रिकवर कर लिए। एम्प्लॉय समटाइम कहते हैं मैं पैसे एडवांस में दे दें, बाद में हमसे वापस ले लीजिएगा। वो कैश वापस आना लोन टाइप है, आपने लोन दिया हुआ एडवांस, क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश डेबिट हो जाएगा। लेकिन समटाइम कैश लेने की बजाय एक और काम भी किया जाता है कि एम्प्लॉय की सैलरी में से काट दिया, तो वो बातें मैं बताता हूँ। वरना रिकवर हो रहा है, रिकवर होने से क्या होगा? एडवांस खत्म हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे चलो, एडवांस अगेंस्ट सैलरी चले हो गया रिकवर्ड। रिकवर्ड समझ आ गया इसे? रिकवर्ड का मीनिंग क्या है? रिकवर किए, पहले दिया था फिर रिकवर किए, उलट हो गया। देन वो कहता है एक्रूड पेरोल, ये क्या होती है? पेबल या प्रोविडेंट फंड पेबल एंड इनकम टैक्स पेबल, तीनों पेबल, सैलरी पेबल, प्रोविडेंट फंड पेबल एंड इनकम टैक्स पेबल आर पेड एट द एंड ऑफ अप्रैल। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस महीने की सैलरी उसी महीने के एंड में पे हो जाए, अगले महीने भी पे हो सकती है। लेकिन अगर ये हो गई है तो एक साल महीने के एंड में जाके फाइनली क्या एंट्री करेंगे? पेबल्स डेबिट कैश क्रेडिट, पेबल्स खत्म हो जाएंगे। सेंटेंस बोल्ड हुआ है, उसको हाईलाइट करना है। कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ अक्रूइंग क्या एंड क्या ऑन क्या। ऊपर है पॉइंट 1 पे तरह पेड लीव्स 35 है सालाना, उसको ज़हन में रख के नीचे वाला सेंटेंस पढ़े। क्या ये खर्चा मंथली बेसिस पे क्रू होता है? क्या मतलब? सालाना खर्चा है, एक ये भी हो सकता था साल के एंड में एक दफा ही रिकॉर्ड करें, लेकिन अगर मंथली रिकॉर्ड किया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साल का खर्चा बनेगा वो हर महीने एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट होगा, अक्रू किया जाएगा। और इसी तरह बोनस जो है वो कब देना है? पॉइंट 2 यार, पॉइंट 2 भाई, जून में देना है। कितने महीनों का? एक महीने की सैलरी जून में देनी है, लेकिन नीचे दोबारा लाइन पड़े, क्या उसे अक्रू हर महीने करना है? हर महीने के एक महीने का अक्रू करी करना? वो जो सालाना खर्चा ना उसे मंथली डिवाइड करके रिकॉर्ड करना। इस लाइन का मीनिंग है अक्रूइंग बोनस एंड पेड लीव्स ऑन मंथली बेसिस। मतलब इसका ये कि जो साल का खर्चा होगा, एक तरीका तो ये हो सकता है ना उसे साल के एंड में एक दफा रिकॉर्ड करना, और लेकिन एग्जामिनर क्या करवाना चाह रहा है कि इसे मंथली बेसिस में जो सालाना खर्चा होगा उसे शायद हम डिवाइड बाय 12 मंथली बेसिस पे करें। हर महीने कौन सी एंट्री करेंगे बोनस की, जरा सोच के बताएं। बोनस डेबिट पेबल क्रेडिट, हर महीने के एक महीने की सैलरी से।
एक महीने की सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड बाय 12 कर लेंगे, हर महीने होना है। इसी तरह जो पेड लीव्स का खर्चा है उसकी क्या एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, लीव एक्सपेंस डेबिट पेबल। ये एक्रूइंग एक वर्ड है बीच में एंड में, रिक्वायरमेंट सुपर वाली लाइन जो मैं बार बार देख रहा हूँ मंथली वाली, ये एक्रूइंग किसे कहते हैं, पेबल बना लें। हाँ डेफिनेटली पे कब करना है, बोनस एंड में जाना है, जून में जाना, हमारे महीने में बोनस की पेमेंट होनी नहीं है, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे हर महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड, और पेड लीव्स भी मंथली बेसिस पे अक्रू करनी है, एक्सपेंस डेबिट होना है, पेबल क्रेडिट। जी रिक्वायरमेंट अब दोबारा क्या करना थी हमने, जनरल एंट्रीज करनी है किस महीने की, अप्रैल की, किस किस से रिलेटेड, पेरोल से और उसकी डिसबर्समेंट से रिलेटेड। चलिए जी बिस्मिल्लाह पढ़ें। अच्छा ये क्वेश्चन जितने भी होंगे इन दिनों में ये डेफिनेटली चैलेंजिंग होंगे, और चैलेंजेस से खेलना आपको अच्छा लगता है, तो बिजनेस नहीं बता दें सबसे पहला चैलेंज, स्पेलिंग सही लिखना बाकी ठीक, और वो भी देख के लिखना। जी करना है क्या, जर्नल एंट्रीज किस महीने की। फाइनली अब इन क्वेश्चंस का मकसद आपका जहन खोलना है। अप्रैल 2010 तक, 2010। जी डेटा आपके सामने, हेल्प आपने करनी, बाकी डेफिनेटली एक्सप्लेन मैंने करना। सबसे पहले कोई एंट्री जहन में आती है, हाँ जी बिल्कुल सही है, तो वही होनी चाहिए। क्या पहले पेमेंट की एंट्री लिख रहे हैं या रिकॉर्डिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो उसके बाद पेमेंट्स की बारी है। ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की एंट्री बोला, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। अब अमाउंट बताएं, अमाउंट बताएं। ये 1425.75 रेलिवेंट अमाउंट है, नहीं ये सारी सैलरी का हिस्सा होगी, ओवर टाइम इसमें प्लस करेंगे, ये भी सैलरी का हिस्सा है ना, पहले ही तो ऐड, पहले ऐड एक्सक्लूडिंग जमा करके यहाँ तक टोटल खर्चा आ रहा है। आगे बढ़ेगा, पॉइंट वन का कुछ हिस्सा एक्सपेंस में आएगा हमारे, नहीं आएगा, आएगा पहले तो ये फैसला करें ना, आएगा। ये कुछ अदर बेनिफिट्स है ना, अप्रैल वाला आएगा, बिल्कुल ठीक है। बोनस का कुछ हिस्सा अप्रैल वाला वो भी आएगा। अब पॉइंट नंबर 3, कंसंट्रेशन फुल। आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे, इसका फायदा कोई नहीं, ये सवाल खत्म हो जाना। आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे, खतरा मुझे ये है, सवाल मेरा अकेले का खत्म हो जाना। पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन क्या एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर से कटनी है, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन के बलदा एंट्री कोई नहीं होनी। दोबारा पेज नंबर 186 बातें जाते रहिएगा जरा, एक मिनट। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पेज नंबर 186 पहली एंट्री, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन सैलरी एक्सपेंस के अंदर आ रही होगी, हाँ उसमें से उसकी कंट्रीब्यूशन पेएबल के तौर पे अलग हो जाएगी। ऐसे ही ये मेरा ख्याल है मैंने अमाउंट्स लिखवाई थी यहाँ, कोई अमाउंट बताएं जरा, प्रोविडेंट फंड पेएबल की। ये जो 300 रुपए यहाँ क्रेडिट हुआ पहली एंट्री में, क्या इसका डेबिट इफेक्ट सैलरी में के अंदर आ रहा है, पर आ रहा है सर। इसके नीचे जो एंट्री है वो किस चीज की है, इसके नीचे 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 एंट्री वो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की अलग एंट्री हुई है, उधर भी 300 है टोटल। तो जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उतना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की अलग एंट्री कोई नहीं, उसी की सैलरी में से कट जानी। हाँ एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है उसकी एंट्री अलग होनी है, क्या एंट्री होनी है उसकी, वो अलग है कि एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है और पेबल होना है, फिर बाद में उस एक्सपेंस में शायद डिस्ट्रीब्यूट होना, वो इंशाल्लाह कर लेंगे। इससे पिछले पेज पे पेज नंबर 185, उसके स्टार्ट में कुछ मासूम सी दो छोटी छोटी एंट्रीज की हुई है।
सैलरी में से टैक्स भी कट जाना है, प्रोविडेंट फंड भी कट जाना है, हाँ, लेकिन जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है उसकी अलग एंट्री हो जाएगी। आइए वापस आ जाए पॉइंट नंबर 3 में देयरफॉर क्या मिला था हमें, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों का उसने जिक्र किया, लेकिन यहां से जो एक्स्ट्रा एंट्री बनेगी वो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की चला। पेज नंबर जरा बता दीजिएगा, पेज नंबर 352 शायद है जी, जाहिर साहब आपको बताया, ये ना पूछ लीजिएगा मुझे भी बता दें। पेज नंबर 352 जी। नंबर 4, क्या ये भी खर्चा है? नंबर 4 भी खर्चा है, खर्चा तो है, लेकिन ये खर्चा है या उसकी पेमेंट है? ये लिखा हुआ है एम्प्लॉइज अवेल्ड लीव्स, या उस खर्चे की पेमेंट होनी है। नीचे वाला बोल्ड लाइन, क्या हमने ये जो लीव्स वाला बहस है इसे अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना है? तो अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस की एंट्री बोले, और फिर जब पेमेंट होती है ना तो फिर पेमेंट में भी एक्सपेंस अब डेबिट नहीं होगा, फिर अब पेएबल डेबिट होगा, क्योंकि मंथली अक्रू हो रहा है। तो जब एक्सपेंस पेएबल बनता जाएगा, अब उसमें से फिर पेमेंट होनी है, तो देयरफॉर क्या ये पेएबल डेबिट होकर कैश क्रेडिट होगा। मैं भी इनिशियली बता रहा हूँ, बाकी सब कुछ आपने फिर करवाना भी है। और फाइनली नंबर 5 में एडवांस भी है, एडवांस की एंट्री जरूर फाइनली बोलना, एडवांस डेबिट है, कैश क्रेडिट होना है, और फिर इस एडवांस में रिकवर होना है, उसकी फिर इंशाल्लाह मैं बहस फिगर्स के साथ करता हूँ। और फाइनली फिर पेमेंट है। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ से अब एक्सपेंस है कहाँ कहाँ, नहीं मतलब नाम बोल देना है, ग्रॉस सैलरीज है, वो टाइम है, ना ना अभी एक मिनट, पेड लीव्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है, बोनस रिकॉर्ड होना है, और यकीनन फिर एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है। आगे फिर एक्सपेंस कोई नहीं है, पहले देखें। फिर एडवांस डेफिनेटली एक अलग एसेट है, और उसकी रिकवरी होनी है, एसेट ने खत्म होना है, तो वो डेफिनेटली चीजें हैं, लेकिन एक्सपेंस कहाँ 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 छुपा हुआ है? सैलरीज में है, ग्रॉस सैलरी है, ओवर टाइम है, पेड लीव्स का खर्चा है, बोनस का खर्चा है, एम्प्लॉयड की कंट्रीब्यूशन का खर्चा है। अब ये फिगर जरा है, 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जरा फर्स्ट पेज छोड़ दें, इसमें एंट्रीज लिखें, नेक्स्ट पेज पे जरा टेबल सा बना लें वर्किंग्स के लिए, जिसमें जरा डिपार्टमेंट्स की फिगर्स इकट्ठी कर लें। फिगर्स को इकट्ठे करने के लिए एक आपके सामने वर्किंग कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट्स के नाम बता। अच्छा, ये क्वेश्चंस करते हुए मैंने पहले भी बताया, ये क्वेश्चंस चैलेंजिंग है। ये क्वेश्चंस करते हुए अगर आपको महसूस हो ये मेरे से क्यों नहीं हो रहे, तो इसमें परेशानी की वजह, इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि आपसे नहीं होने थे इसलिए मैं करवा रहा हूँ। क्या जो सवाल मैं इन दिनों में आपसे डिस्कस करूंगा यही पेपर में आने हैं? ये जरूरी नहीं है, अगर ये भी आ जाए तो अल्लाह करे हम कुछ कर लें, और अगर उनमें से कुछ आ गए तो इंशाल्लाह वो साथ साथ रिवाइज करते हैं दोबारा। इनको करवाने का मकसद ये है कि ये क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअली हैंडल नहीं होने थे, अगर खुदा ना खास्ता गेम यहाँ तक पहुंचे तो हम कुछ ना कुछ कर सकें। बाकी क्वेश्चन एक नया ना, ये ज़हन में रखें, हम जितने मर्जी सवाल कर लें, तो इनको भी कर लें ताकि रिस्क कवर हो जाए। जी जाहिर साहब काइंडली नया पेज ढूंढें। अच्छा, टोटल का कॉलम कर लें ताकि टोटल खर्चा सामने आ जाए। जी ग्रॉस सैलरी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स आता है, ग्रॉस सैलरीज रुपीज इन थाउजेंड में कर ले, थाउजेंड में डाटा पे सारे, लेकिन थाउजेंड में करें, 1000 बोलते फिगर, 400, 25, 75 टोटल की लिए। ओवर टाइम इसमें शामिल नहीं है, क्या ओवर टाइम भी सैलरी का हिस्सा है? ओवर टाइम की फिगर बता, 75, 40,
5, 15, total 135. ये खर्चा खत्म, आगे बताएं। पेड लीव्स का खर्चा। अब यहाँ कुछ वर्किंग्स होनी है, आइडियल ये है कि आप खुद कंसंट्रेशन रखें। पेड लीव्स का कितने दिनों का खर्चा साल का एक्सपेंस है, ये पॉइंट 1 पे फुल फोकस करें। 35 दिनों के पैसे साल का खर्चा है पेड लीव्स का, कैसे कैलकुलेट करें? 35 डिवाइड बाय 365, 360 आपने करा दिया। अब साल का खर्चा ही तो ढूंढना। ठीक है, मतलब जो डेटा है मैं आपके सामने, 35 दिनों का खर्चा बनाना है, पहले खर्चा ढूंढना। 85 कहां से ढूंढना? 85 के नहीं यार, वो तो वेल हुआ है, वो तो उसमें से पैसे लिए गए, पेमेंट हुई है। क्या जितना खर्चा है उतनी पेमेंट होगी? खर्चा 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 नजर आ रहा है यार, 1000 ढूंढने के 1000 ही खर्चा। लेकिन क्या ओवर टाइम भी मिला के पेड लीव्स देंगे? नहीं सर, ओवर टाइम तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट होती है। तो जो नॉर्मल वेजेस होती हैं, वो नॉर्मल जो सैलरी होती है वो कंसिडर होती है। ओवर टाइम जो है डेफिनेटली देना तो है, लेकिन ओवर टाइम क्या होता है? अगर कोई एक्स्ट्रा काम किए और कभी किया होगा कभी नहीं किया होगा, तो किसको बेस बनना चाहिए? ये ग्रॉस सैलरी। नहीं, हम जरा ब्रेकअप कर लेते हैं, उस ब्रेकअप की भी क्या जरूरत है वो फिर मैंने बताना। जरा 1000 जरा एक मिनट सोचो, ये 1000 अब क्या है? नहीं मतलब मैं सैलरी एक्सपेंस में ले रहा हूँ ताकि मैं पेड लीव्स की वर्किंग कर सकूं। तो मैंने सैलरी एक्सपेंस में क्या नहीं लिया? ओवर टाइम नहीं लिया। ओवर टाइम क्यों नहीं लिया? वो तो एक्स्ट्रा काम है, उसका पैसे है, वो एक अलग इशू है, वो अलग बहस है। तो 1000 लिखे कैलकुलेटर पे। अब क्या है 1000? नहीं साल का नहीं है ना, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक महीने का। अब इसी से हम वर्किंग कर सकते हैं। डिवाइड बाय 1 मिनट 30 करें। ये क्या किया मैंने? 30 पर डे इंटू 35 करें। ये क्या है? पूरे साल का 35 दिन, साल के साल में 35 दिन, महीने के में 35 दिन कहां से होगा? डिवाइड बाय 30 करके मैंने क्या निकलवाया? पर डे इंटू 35 करके आपने 35 पेड दिनों की सैलरी टोटल निकाल ली। ये एक महीने का खर्चा है या एक साल का है? तो क्या एक साल का खर्चा हमने अप्रैल में रिकॉर्ड कर देना है? अब जरा बोल्ड लाइन दोबारा पढ़, ये असल में जो 35 से मल्टीप्लाई किया ना हमने, ये पूरा साल का खर्चा आ गया, जिसे अब हमने मंथली बेसिस पे अक्रू करना है, तो डिवाइडेड बाय 12 होना है। डिवाइडेड बाय 12 यार, मतलब अब 360 दिन कर लेते हैं। 1000 दोबारा कैलकुलेटर पे लिखें, बताएं 1000 क्या है? हर मंथ है। डिवाइड बाय 30 क्यों करवाया मैंने? क्योंकि 35 दिन है, तो मैं पर डे निकालूंगा तो 35 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। पर डे आया, मल्टीप्लाई बाय 35 किया मैंने। अब यहां तक जो आंसर है इसका मीनिंग बता। साल के 35 दिनों का पूरा खर्चा, क्या साल का पूरा खर्चा अप्रैल में रिकॉर्ड करना है, मंथली बेसिस पे एक्रू करना है? तो असल में ये अमाउंट है नहीं, पूरे साल का खर्चा है, तो डिवाइड बाय 12 करके अप्रैल के महीने का खर्चा आ जाए। अब लिखें, कैलकुलेशन आपने कर ली, मुझे एक करवा दें, बाकी कैलकुलेटर पे गिरेगा। दोबारा बोलने पाएंगे, 1000 डिवाइड बाय 30 इंटू 35, ये डिवाइड बाय 12 को किए, पहले डिवाइड बाय 30 फिर डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 30 करके पर डे निकाला, 35 से मल्टीप्लाई करके 35 दिनों का खर्चा निकाला, और 35 दिनों का खर्चा पूरे साल का है, और पूरे साल का खर्चा फिर 12 महीनों में डिवाइड होकर अक्रू होना। अप्रोक्सीमेटली आंसर है 97.2। गेम तो अभी शुरू हुई है, राउंड ऑफ कर लें यार, कहाँ कर
97। अब बता दे, फाइनल बता दे, पॉइंट्स को लिखना ही नहीं, फिर अगर नहीं लिखना फिर बाकी में मेरा कहिएगा, राउंड ऑफ करके फिर बताएगा जी जाहिर साहब आप फाइनल करना। 97 लिख दे। अगला बता। नहीं वर्किंग कर लेना, बस खत्म हो गई वर्किंग, आप नहीं कर रहे हैं आगे, वर्किंग आप कर रहे हैं खुद से। 39 जर्नल स्टूडेंट्स ओके, तो एक फिगर आप भी बता दो। 39 आगे 2 ठीक है, अल्लाह मालिक 2.43 बनता है। आगे 7, ये इतनी थोड़ी थोड़ी सी फिगर्स कैसे आई जा रही है, हजारों में से कोई मसला, फिगर भी तो थोड़ी है। 7.29 था यार, 145 यार है? 145 तकरीबन ठीक है, 145 या 6 जो भी आ रहा बता दें, टोटल करके बता। 145 46 एनी कंफ्यूजन। बोनस बोनस ये करें वर्किंग कुछ, ये पता चल गया अब आपको। बोनस कितने दिनों का देना है, एक महीने का ही देना है, ये सिंपल हो गया शायद, लेकिन यहाँ मसला कर लें, जो करना करें, मुझे नहीं पता। अप्लाई इन माइंड। थर्टी वाली फिगर कैसे आई? 30 वाली फिगर कोई नहीं, बताइए 30 एक महीने के दिन आए, एक महीने में 30 दिन आए। जी सर, बोनस की वर्किंग कैसे जहन ने कहा? 1000 डिवाइड बाय 30, ये तो एक महीने का, तो एक महीने का ही बोनस है, डिवाइड बाय 30 करेंगे भी तो इंटू 30 करेंगे। 1000 तो ऐसे हो गया, एक महीने की ही अमाउंट है, डिवाइड बाय 12 क्यों करेंगे? ये 1000 बोनस पूरे साल का है, जब 12 महीनों में अक्रू होना, हम अप्रैल के महीने में एक महीने का हिस्सा अक्रू करेंगे, ये पहले एक महीने का नहीं, 1000 क्या है जी फाइनल, नहीं इट सेल्फ 1000 क्या है, 1000 क्या है, एक महीने की सैलरी है और एक महीने का ही बोनस, एक महीने ही का बोनस देना है, लेकिन इस बोनस को साल के 12 महीनों में ये मंथ वाइज रिकॉर्ड करना, तो डिवाइड बाय 12 करके क्या आएगा, मतलब 1000 ने 12 महीनों में एक्सपेंस बना, ये किसी एक महीने का एक्सपेंस नहीं, पूरे साल का है, और हम सिर्फ अप्रैल के महीने की वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। 1000 एज इट इज क्यों लिए, एक महीने की अमाउंट है और एक महीने का ही बोनस होगा, लेकिन एक महीने का सारा बोनस, एक साल का सारा बोनस आपने अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड नहीं करना, महीनों में डिवाइड करना। ये अप्रोक्सीमेटली आंसर 83, आगे बोलते जाएंगे। 33 2 एंड 6 एंड बात खत्म होके टोटल 124 जी। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है? 83 के नहीं हो गया यार, डिवाइड बाय 83 फिर डिवाइड बाय 12 ना करिए, 1000 बताएं क्या है, तो नहीं पूरे साल का नहीं है, नहीं यार, रिलैक्स रिलैक्स, 1000 इटसेल्फ क्या है, एक महीने की सैलरी है। अब पॉइंट नंबर 2 पढ़े, एक महीने ही की सैलरी बोनस के तौर पे देनी है, तो इसका मतलब साल का 1000 रुपया बोनस ही है, साल में 1000 बोनस देना,
लेकिन अकॉर्डिंग टू द लास्ट लाइन रिक्वायरमेंट्स ऊपर वाली, आपने इन चीजों को मंथली अक्रू करना, तो 1000 फाइनली कितने महीनों का खर्चा है? एक साल का खर्चा, ये ज्यादा बेहतर, एक साल का खर्चा, एक महीने की सैलरी एक साल में एक्स्ट्रा देनी है। तो अगर इसे मंथली रिकॉर्ड करना है तो डिवाइड बाय 12 करते दिए, एक और दफा डिवाइड बाय 12, नहीं आधे महीने से भी कम हो गया। बहरहाल कंसंट्रेशन रखिएगा, यही इसका मकसद ये है कि जरा आपका जहन खुल जाए जरा। जी आगे बताएं क्या करना है, आगे क्या करना है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो तो कर देंगे हम, जितनी एम्प्लॉयर की निकलेगी उतनी एम्प्लॉय की भी। लेकिन खर्चे में डेबिट किसने होना है? एक सेकंड, ग्रॉस सैलरी ढूंढना, एम्प्लॉय की अपनी कंट्रीब्यूशन इसी में से कटनी है, और जितनी एम्प्लॉयर की होगी वो इसमें से कट देगी। लेकिन एम्प्लॉयर वाली कंट्रीब्यूशन अलग एक्सपेंस बननी, किसने अपना हिस्सा देना है और किसने अपना हिस्सा कहां से दे देना? एम्प्लॉय का हिस्सा उसकी सैलरी में से काट लेना हमने, और एम्प्लॉयर ने अपना हिस्सा खुद कंट्रीब्यूट करना। तो मैं बताएं सही वर्ड्स क्या लिखूं यहाँ? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, चले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसकी वर्किंग कैसे करूं? कोई एक करवा दे, बाकी कीजिएगा। हाँ जी, अब ये शायद सिंपल है, परसेंटेज दी हुई है 1000 इंटू 8.33 83, अब करते जाए 33 2 6, कहां से देख के लिख लिया आपने? वाई द सेम, बॉय बोथ आर सेम अमाउंट्स, पता है पता है पता है पता है पता है। ये जो डिवाइड बाय 12 जब हुआ ना, 1 डिवाइड बाय 12 करें कैलकुलेटर, तो ये भी 0.88% ही बनता है। तो ये जस्ट बाई चांस है। अगर प्रोविडेंट फंड का रेट 9% होता, 10% होता, तो डेफिनेटली फिगर ने बदल देना। तो द ओनली रीजन ऑफ मैचिंग इज कि डिवाइड बाय 12 से जो आना था वही 8.33 से भी आ रहा है। तो साइंस ने इसे बना दीजिएगा। क्या चीज किसके बराबर ही आती है, ये कोई बहस नहीं। ये खर्चा, और देखें चीजें बताइए, यहाँ तक खर्चा इकट्ठा हो गया या भी और है? नहीं, अवेल्ड के अवेल्ड फाइनल करेंगे अब, ये पेमेंट अब है। क्या इसमें अब ये जो लिखा है हमने, क्या इसमें पेड लीव्स वाला खर्चा डेबिट होके पेबल बन जाएगा? फिर जब अवेल्ड होगी तो पेबल डेबिट होके कैश क्रेडिट होगी। ठीक है, हाँ जी, ये ग्रॉस पे ही होती है, अनलेस वो बता दे बेसिक पे होती है। ये अगर शायद टैक्स वगैरह में आपने सुना हो, लेकिन डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन बेसिक हमारे पास नहीं है। बेसिक सुना है जिसमें कोई अलाउंस ना हो, तो लेकिन वो उसकी शायद इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम। लेकिन मेरा ख्याल है वैसे ग्रॉस पे होती है। अगर कोई टैक्स में आपने पढ़ा हो, मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ। 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट है, नहीं वो और चीजें हैं। प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन किसमें से होती है और टैक्स वाले कितना अलाउ करते हैं, मेरे ख्याल अलग चीज है। 1/10 भी पता नहीं हायर ऑफ दी स्टोरी है। टैक्स आपको आता है, अकाउंटिंग सीख लेते हैं, एग्जाम्पशन अवेल हो गई, अल्लाह करे। जी खर्चा ढूंढ रहे थे आप, खर्चा और भी तो है, एडवांस सैलरी भी तो खर्चा टोटल हो सकता है। कॉलम्स में भी टोटल करें और फाइनली ग्रैंड टोटल। जी वेटिंग फ्रॉम साइड, पहला 1338, दूसरा है 545,
36 10 2028 क्यों डर रहे हैं? मैक्सिमम गलत हो जाएगा दोबारा कर लेंगे, लेकिन जिसे आप डर रहे हैं तो पहली दफा भी नहीं होना। टोटली साइलेंट हो गया। 2028 है क्या? टोटल एक्सपेंस है सर ये। आज एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करें, बेसिक एंट्री बोल दें। पेज नंबर 186 आप लोग सामने रख लें, क्वेश्चन के डाटा से रिलेट कर लें, देख के ना लिखें, एंट्री पहले बनवा दें, गेम ऑन है। पेज नंबर 186, पेज नंबर 186, मिस्टर जाहिद, पेज नंबर 186। लेकिन पेज नंबर 186, लेकिन पेज नंबर 186 पे आपका वो नहीं है, पीछे एंट्रीज वाला एक पेज है, ये वाला, इससे अगला नहीं, ये नहीं, इससे ये, हाँ ये वाली, यहाँ जो रिकॉर्ड नहीं वही है, इससे पीछे 2-3 पेजेस पीछे हो, पीछे पीछे पीछे, बस इधर ढूंढो, रिकॉर्डिंग की एंट्री ऊपर, लेफ्ट कॉलम, एक्सपेंस डेबिट होना है, ऊपर ऊपर ऊपर, बस यही पेज है, ऊपर ढूंढो, सेकंड लास्ट, सेकंड एंट्री शायद, ऊपर से सेकंड। अच्छा, इसका ब्रेकअप इस वक्त नहीं हम देख रहे हैं, ये कोई फैक्ट्री बुक्स, हेड ऑफिस बुक्स की स्टोरी नहीं चल रही, आप बेसिक इंटीग्रेटेड एंट्री देख रहे हैं। सबसे पहले एक फैसला ये करें, हेड ऑफिस पेरोल, फैक्ट्री पेरोल वाली स्टोरी आपके सवाल में है, देखें जरा, ये फैक्ट्री पेरोल की बहस लग रही है, ये हेड ऑफिस पेरोल, इसका कैसे पता चलेगा? कुछ डिपार्टमेंट के नाम पढ़ के पता चलना है कुछ, और इस तरह के नाम मेरा ख्याल है कि आप फैक्ट्री ओवर्स के क्वेश्चंस में देखते रहे हैं। मशीनिंग असेंबली तो वैसे भी सुनते रहे हैं, ये टूल रूम और वेयर हाउस टाइप, ये उन सवालों में आगे आते रहे हैं जो आप घर में अकेले लगे रहते हैं और जिनमें 1-2 पॉइंट्स मेरे रहते हैं, टूल रूम और मेरा ख्याल उसमें आया होगा ये टॉरेंस वगैरह में। तो ये सारी फैक्ट्री की वक्त बहस चल रही है। तो पहला तो काम अभी से ये करना है, हेड ऑफिस से निकाल दो, फैक्ट्री पेरोल डेबिट, अमाउंट देखें बोर्ड पर, नहीं नजर आ रही, एक सेकंड में दिखाता, देख के बिल्कुल ना लिखिएगा, कोई फायदा नहीं इसका, देख के ऐसे देखा मैंने लिख लिया, उसका बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। तो ये अगर बात हो रही है तो इसको सही तरह समझ के करें। फैक्ट्री पेरोल डेबिट बताएं कितने से, मत डरे 2028 से हो रहे हैं। बाकी यकीनन इसमें से आपके जहन में आना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, कर लेंगे, कोई इशू नहीं। मैं अभी किस एंट्री पे फोकस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पर। तो फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी, फैक्ट्री पे रोल डेबिट बाय 2028, एक मिनट सोच लें क्या है 2028, टोटल खर्चा ऑफ होल फैक्ट्री, टोटल खर्चा ऑफ द होल फैक्ट्री। हेड ऑफिस का हमारी क्वेश्चन में बहस में नहीं है, सेलिंग एडमिन डिपार्टमेंट्स हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। क्रेडिट्स पे अपन उसको रख लें, हाँ मतलब उसी पेज को 186 पे क्रेडिट्स में अगर आप आएंगे तो प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट आपके सामने डाटा है, बताएं कितने से? 124 आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन अगर आप 2028 से एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं तो क्या इसके अंदर एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी जमा हो गई है? एक तरीका ये भी हो सकता था, एक सेकंड बोर्ड पर देखें, कि ये जो हमने लास्ट लाइन में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखी है, अगर मैं यहां टोटल कर लेता, अगर मैं यहां टोटल कर लूं तो इसका मीनिंग क्या होगा? अदर देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मैंने अभी सैलरी का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, लेकिन अगर हम 2028 पे कर रहे हैं तो आपकी दूसरे वाली एंट्री पेज नंबर 186 पे नीचे, वो शायद दूसरी वाली एंट्री भी बीच में इकट्ठी हो रही है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी इसी खर्चे के अंदर डेबिट हो रही है। अगर अलग कर लेंगे ऑब्वियसली, तो फिर अगर मैं यहाँ टोटल करूँ, जरा एक मिनट करें टोटल, 2028 में से 124 निकालूंगा, नहीं सिर्फ ये रिवर्स की 1904, अब 1904 क्या है? नहीं, ये सिर्फ एम्प्लॉय की अपनी सैलरी है, अदर देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। 1904 पे अगर हम एक्सपेंस डेबिट करेंगे तो इसमें से सिर्फ क्या निकलेगा?
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्रेडिट होगी और वो भी 124 ही क्रेडिट होगी। लेकिन अगर हम नीचे वाले को मिला के कंपाउंड एंट्री कर रहे हैं तो फिर एम्प्लॉयर कंट्री अब प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट सिर्फ 124 नहीं होगा, 124 इंटू 2 करके डबल से होगी। कौन सी दो एंट्रीज अभी इकट्ठी कर देंगे अगर हम 2028 से कर रहे हैं। अब देख लें आप अगर अनकंफर्टेबल हो जाएंगे इससे कि मैं 124 इंटू 2 करके इकट्ठा कर रहा हूं तो हम इसको एक स्टेप पीछे टोटल कर लेते हैं 124, लेकिन है क्या पहले ये फाइनल कर लें। ये सिर्फ एम्प्लॉयर की है तो आपने सिर्फ एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन यहां से नहीं निकालनी, एम्प्लॉय की भी शामिल है। और 124 अगर आप डेबिट्स में लिख लेंगे तो हमारा पेज नंबर 186 वाली दोनों एंट्रीज पहली दो जो है ये इकट्ठी हो रही है। तो 1904 में से सिर्फ 124 माइनस होगा, माइनस इन सेंस पेएबल बनेगा, और 124 जो दूसरा पेएबल है ये एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन वाला है। इकट्ठा करेंगे तो मेरा ख्याल है 248 हो गए। 248 कैसे हो गए? तो अब बता दें फाइंडिंग 1904 से करें या 2028 से करें? मेरा ख्याल चलना चाहिए 2028 फाइनली टोटल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन फाइनल मिला के आ गई। तो दोबारा एंट्री शुरू करना नहीं, 2028 से डेबिट, फैक्ट्री पेरोल डेबिट 2028। अब प्रोविडेंट फंड पेएबल आप बोल दें कितने से फाइनल? 248 से क्रेडिट। अब 248 कैसे बना? एम्प्लॉयर का 124 तो एज इट इज पेएबल बना और एम्प्लॉय का जो बीच में शामिल था वो 124 कट गया, मींस उसे अभी नहीं देना। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। व्हाट इज द डबल एंट्री? प्रोविडेंट फैक्ट्री पेरोल डेबिट 2028 एंड प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट यहां तक 248। ठीक है, ठीक है सर। और थोड़ी सी हिम्मत आगे, नहीं नहीं आराम से। इनकम टैक्स पेएबल ढूंढे अपने सवाल में जी, ऑनेस्ट 7 रहेगा कर ली। अब 40 टोटल हो जाएगा। टोटल 40 कैसे हो गए? 25 जमा 15, और डेफिनेटली कुछ डिपार्टमेंट्स में शेयर टैक्स है नहीं। हर एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स नहीं होता। जिन एम्प्लॉयज की सैलरी टैक्सेबल लिमिट से नीचे होती है उन्होंने डेफिनेटली टैक्स नहीं देना होता। तो टैक्स सिर्फ किस किस डिपार्टमेंट में? तो उन दोनों का सम 40 बनता है। तो डबल एंट्री जारी है अभी। इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट 40 होगी। कौन कौन सी दो चीजें यहाँ तक क्रेडिट हो गई? अब 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़े। किस अमाउंट में से कौन कौन सी दो चीजें माइनस कर रहे हैं आप? 2028 में से 248 माइनस किया आपने और टैक्स माइनस कर दिया आपने 40। एक बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये बैलेंसिंग फिगर क्या आई? ये पेरोल पेएबल तो यहां तक आपकी बात तकरीबन ठीक है, लेकिन इसमें एक और गेम है। इसमें जरा अबे पेड लीव्स देखें। पेड लीव्स के जो पैसे हैं आपने हर महीने नहीं देने, ये जैसे जैसे एम्प्लॉय अवेल करेगा तब तब देने। मतलब इसका ये जो इस वक्त आपको बैलेंसिंग फिगर आई है ना, उसमें जरा देख लें गौर से। इसमें सैलरी पेएबल भी है, इसमें बोनस पेएबल भी है, और इसमें से पेड लीव्स पेएबल भी है, इसमें पेड लीव पेएबल भी है। तो डेफिनेटली ये तीनों पेएबल्स हैं, लेकिन ये तीनों पेएबल्स अप्रैल के महीने के एंड पे नहीं होने। इसमें जो सैलरी पेएबल है वो अप्रैल की सैलरी अप्रैल के एंड में पे हो जानी है। इसमें जो बोनस पेएबल होगा वो एक दफा जून में जाके पे होना, और इसमें जो पेड लीव्स वाला पेएबल है वो भी जैसे जैसे एम्प्लॉय अवेल करता जाएगा वैसे वैसे पे होना। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि शायद इसको एक ही पेएबल बनाने के बजाय 3 पेएबल्स अलग कर लें। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि इन्होंने डिफरेंट टाइम्स में पे होना है। अक्रूड पेरोल अलग, अक्रूड पेरोल में सिर्फ कौन सी पे कराएगी? जो इस महीने पे होनी है। बोनस पेएबल अलग जिसने जून में पे होना है, और पेड लीव्स पेएबल अलग जिसने जैसे जैसे अवेल होना वैसे पे होना। तो डेफिनेटली ये टोटल पेएबल है जो भी आपका आ गया, लेकिन इसमें कौन सा पेएबल है? बोनस पेएबल भी है, पेड लीव्स पेएबल भी है। इसमें यार प्रोविडेंट फंड पेएबल भी तो है। हमने कौन सा सेग्रीगेट कर लिया हुआ है? प्रोविडेंट फंड पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है उसमें से मैं क्या कह रहा हूँ कि बोनस पेएबल और अवेल्ड पे लीव्स पेएबल भी अलग करके वो सैलरी पेएबल निकाल लें जो शायद इस महीने हमने अल्टीमेटली पे करना। अब आए एंट्री लिख के करते
मुझे फाइनली अपनी एंट्री पूरी कर लेने दीजिएगा, उसके बाद डेफिनेटली अगर कोई क्वेश्चन स्टिल रह गया तो मैं आपके सामने इंशाल्लाह जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आप फुल हिम्मत कर रहे हैं, क्या ये आपको पता है जी फैक्ट्री पेरोल डेबिट कितने से? और प्लीज यार कोई एक आधी बता दे यार, कितने से? 2028 से। अच्छा एंट्री उसने मांगी हुई है फॉर्मेट टाइप, सॉरी बना लिया करें यार। हाँ जी रुपीज इन थाउजेंड जरूर लिखें, डेबिट क्रेडिट कॉलम। डेट बताएं इसकी क्या होगी? हाँ जी डेट ईयर मंथ एंड ही होगा, मंथ मंथ गुजर गया वैसे, डेट्स इनकी सारी हुई होंगी, मंथ मंथली ईयर एंड मंथ एंड सॉरी 30th अप्रैल। ये क्रेडिट करवाएंगे प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट, प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट। तो 48 की तरह वर्किंग लिख रहे हैं ब्रैकेट में, 128 124 प्लस 124 लिख रहे हैं या इंटू 2 लिख रहे हैं, प्लस 124 बेहतर रहेगा, जरा दो दफा नजर आ जाएगा। 248 इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल कितना है? 40, हाँ जी 40 25 प्लस 15। पेड लीव्स पेबल कितना? ये कहां से देखा है? 145। बोनस पेबल और अब बैलेंसिंग फिगर किस चीज की आ जानी चाहिए, बताएं कितनी आ रही है? 1471। क्या है फाइनली? accrued payroll, accrued payroll means payroll payable means salary payable means जो अप्रैल के महीने में शायद जानी है, तो कितनी अप्रैल के महीने में जानी है? 1471। कैसे आए यहां तक? हम एक बैलेंसिंग फिगर निकालिए। अब यहां तक मैं लिख के जरा रुक रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितनी वर्किंग्स हुई हैं और जो एंट्री हुई है इसको गौर से देखें, कोई कंफ्यूजन अगर मेरी किसी बात में रह गई है तो काइंडली 1 मिनट लगा लें, पहले 1-2 मिनट तसल्ली से रिवाइज करें और देन अगर कोई इशू रह गया है तो वो रिजॉल्व कर लेता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आपकी एंट्री पूरी हो गई है, वैसे डेबिट क्रेडिट पूरा हो गया जी आपकी तरफ। मैं प्लीज वेट कर रहा हूँ आपकी तरफ से। आप क्या करने लगे? आप फिगर्स गौर से देख रहे हैं, कोई चीज अगर जहन में आ रही है डिस्टर्ब कर रही है, खास तौर पे जो पॉइंट इस वक्त शायद आपको डिस्टर्ब कर रहा हो वो अवेल्ड लीव्स वाला पॉइंट साथ रखें। वो मैंने यहाँ क्यों नहीं लिया? वो एक्सपेंस अब नहीं है, वो लाइबिलिटी की पेमेंट। बोनस पेबल क्यों आया? क्योंकि बोनस पेबल आए, ये जो बोनस है ये जून में पे होना है, तो अभी हम अप्रैल के महीने में, तो बोनस पेबल इसलिए है क्योंकि अभी ये पेबल है। बोनस के पैसे हम मंथली बेसिस पे अक्रू तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी पेमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कब होनी है? वैसे भी बोनस कब दिया जाता है? महीने साल के एंड पे दिया जाता है, महीने के नहीं सॉरी। नॉर्मली बोनसेस साल के एंड पे परफॉर्मेंसेस देख के लिए दिए जाते हैं। बहरहाल उसने बताया भी जून में देना। ये ठीक है जिशान साहब? जी सियालवी साहब आप बोर्ड से क्या ढूंढ रहे हैं? इस लाइन के नीचे जो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा? लाइन के नीचे अभी कुछ भी नहीं हो, आप वर्किंग देख रहे हैं। इस टेबल में क्या कैलकुलेट किया हमने? सैलरी का खर्चा इकट्ठा किया। ये एक सवाल में सामने आया जी, एडवांस की भी तो एंट्री नहीं की हमने। आपको पता है ये किस चीज की एंट्री हुई है? सिर्फ अभी एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, बाकी सब कुछ डेफिनेटली होना है। जी यानी अदर कंफ्यूजन? एडवांस जब आएगा सर इंशाल्लाह करते हैं बच्चे। एडवांस एसेट है, एसेट रिकॉर्ड होना, फिर उसकी एक रिकवरी है, रिकवरी पे बहस करता हूँ इंशाल्लाह।
एनी अदर कंफ्यूजन? चलें आगे सर, आगे चलें सर। नेक्स्ट एंट्री आप बताइए फिर। अब वो तो एंड में कर लेते हैं एक दफा, बीच में जो और चीजें आ रही हैं, ये बीच में पॉइंट नंबर 4 और 5 जो आ रहे हैं, इनको वाइंड अप करके ना आगे चलें, या पेमेंट कर दें। जी अवेल लीव्स का बताएं जी। ये 85,000 की जो पेड लीव्स अवेल हो गई, उनकी एंट्री बताएं। कौन सा पेबल? पेड लीव्स पेबल, पेड लीव्स पेबल टाइप। पेड लीव्स एक्सपेंस टाइप, सॉरी पेड लीव्स पेबल टाइप एंड कैश क्रेडिट। कितने से? यार वो तो 145 है, मतलब सारी लाइबिलिटी जरूरी नहीं कि सेम मंथ में जैसे जैसे एम्प्लॉइज अवेल करते जाएंगे, हम अक्रू करते जा रहे हैं, लाइबिलिटी खत्म होती जाएगी। तो अवेल हुई कितनी है, एक्सपेंस बना कितना है, तो बाकी लाइबिलिटी डेफिनेटली भी है। डन है सर। कौन सा पॉइंट करवा दिया आपने, कौन से पॉइंट में आ गए आप? एंट्री बताएं एडवांस की। प्रीपेड या एडवांस सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, कितने से? 17। अलग अलग अमाउंट्स का ध्यान दें। ठीक है 28 नजर आ रहा है, आने ने अच्छा डिस्टर्ब करे जरा। 17 की एंट्री एडवांस डेबिट, नहीं 17 की है एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। 17 ही है एडवांस। जी ऑल स्टूडेंट्स ओके। अब कौन सी अमाउंट नजर आ रही है इसी पॉइंट में? 28 रिकवर्ड। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, लेकिन लिखे ना अभी तक, अपने अपने ओपिनियंस दें रिगार्डिंग 28 इंटरेस्ट इनकम। नहीं ये नहीं है यार, ना करो यार एम्प्लॉय से यार, खुदा के लिए ना करो यार। 28 इस महीने दिया है और 17 इस महीने दिया है और 28 रिकवर किए, इस महीने का रिकवर नहीं किया यार, पिछले महीनों का रिकवर हुआ होगा। वो एडवांस ही क्या कि एडवांस दिया इधर है और रिकवर इधर से कर लिया। ये 17 किस महीने एडवांस दिए? अप्रैल के महीने में एडवांस दिया है। 28 किस महीने में रिकवर किए? 17 में से 28 रिकवर नहीं किया होगा यार, ये को पुराने एडवांस होंगे जिनमें से रिकवर कर रहे हैं। एडवांस देने के बाद को टाइम भी देंगे को यार, और ये इंटरेस्ट फ्री होते हैं यार, खुदा के लिए सैलरीज यहाँ एम्प्लॉइज के साथ जुल्म करेंगे। और इसी महीने 17 दिए और 28 इस महीने ले लिए, बिजनेस छोड़े एम्प्लॉइज को एडवांस देना शुरू करते हैं अच्छा भला प्रॉफिट हो गया एक महीने में, 17,000 से 28,000 कमा लिया, और क्या चाहिए? अल्लाह ना करे यार, अल्लाह ना करे। ये यकीनन अप्रैल में रिकवर किया है, लेकिन ये अप्रैल के एडवांस में से रिकवर नहीं किया होगा, उस गरीब को फायदा क्या एडवांस लेने का? ना ना अब टाइम गुजर तो जाने दे, एक महीने में टाइम मैंने मनी गुजार दी है माशाल्लाह, इतनी मोहब्बत इतनी दोस्ती है। नहीं मतलब मैं क्या दोस्ती की यारी, ये तो हर वक्त कंपाउंडिंग हो रही। नहीं ये मंथ भी नहीं गुजरा हुआ यार, पहले ये भी क्लियर करें, ये मंथ भी नहीं गुजरा हुआ, मंथ भी नहीं, उसी महीने दिया है, उसी महीने लिए तो महीने दिया तो है, लेकिन जिनको दिया होगा उनसे नहीं वापस लिया होगा, नॉर्मल ही। जी रिकवर की एंट्री बताएं। कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट, बिल्कुल सही आपकी एंट्री। रिसीवेबल है यार, एडवांस सैलरी का मीनिंग क्या है? रिसीवेबल सैलरी, रिसीवेबल अगेंस्ट सैलरी है, प्रीपेड सैलरी है। क्या रिकवर होने से आपका एडवांस खत्म हो जाएगा या कम करना, कम हो जाएगा? अब सिर्फ इस 17 को ना देखें कैंडी, ये 17 सिर्फ इस महीने का है, और महीनों के एडवांस भी होंगे जो डेफिनेटली टोटल एक्यूमुलेट हुए होंगे। ये प्रीपेड एक्सपेंस है, एडवांस सैलरी इज अनदर नेम ऑफ प्रीपेड सैलरी। तो और अच्छा नाम बताएं, सैलरी रिसीवेबल है, लोन टाइप चीज है, लोन रिसीवेबल है।
एम्प्लॉयज ने सैलरी के अगेंस्ट एडवांस में पैसे ले लिए, लोन दिए आपने, रिकवर होना है, तो रिकवर की एंट्री बताएं। कैश डेबिट है, एडवांस क्रेडिट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मेरी तरह गुजारिश गौर से सुनिएगा। कैश डेबिट का मतलब कौन किसको दे रहा है? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कैश वापस करेगा, तो यकीनन ये हो सकता है, लेकिन नॉर्मल ये होता है कि हमने हर महीने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, तो यकीनन हो सकता है हम सैलरी उसकी जितनी बनती है वो पूरी दें और एडवांस उससे अलग कैश में रिकवर करें। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन ये होती है कि ये जो एडवांस रिकवर करेंगे आप, ये उसकी सैलरी जो आपने देनी है उसमें से नेट ऑफ करेंगे। अपनी पहली एंट्री में जाएगा, क्या हमने इस महीने को सैलरी देनी है, वो हमारी लायबिलिटी है, और क्या हमने इस महीने को पैसे रिकवर किए हैं, वो यकीन हमारा एसेट रिड्यूस होना है। तो एक तरीका क्या हो सकता है, हम पूरी सैलरी को पे करें अलग और एडवांस अलग रिकवर करें कैश में। अनदर वे क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉइज को सैलरी देनी भी है और उन्हीं से रिकवर भी करनी है, तो क्या इन्हें आपस में कॉन्ट्रा किया जा सकता है? किसको किससे? पेएबल और एडवांस को। तो यकीनन कैश भी लिया जाता है, लेकिन नॉर्मल ये है कि कैश लेने की बजाय उनकी सैलरी में से, सैलरी पेएबल में से काट लिया जाए। हमने कितने देने, सैलरी के देने हमने 1471 देना है। अब एक ये कि हम 1471 पूरा दें, ऑल्टरनेटिवली क्या है 1471 में से कितना काट लें और बैलेंसिंग फिगर पे करें। तो या क्या डेबिट कर लें और या क्या डेबिट कर लें, क्रेडिट तो जो होना है आपको पता चल गया। क्रेडिट बताएं किसने होना है, एडवांस ने तो क्रेडिट होना है, या क्या डेबिट कर लें या क्या डेबिट कर लें, या कैश डेबिट कर लें और या पेएबल डेबिट कर लें। पेएबल डेबिट क्यों कर लें, लायबिलिटी और एसेट को आपस में एडजस्ट कर दें या कैश रिसीव करके एडवांस खत्म कर दें। तो दोनों वेज एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन नॉर्मली प्रेफरेबल है कि पेएबल में सिलेक्ट होगा। हम इस तरह करते हैं, स्लैश करके दोनों लिखते हैं। बताइए एंट्री दस दे यार, खुद स्लैश मैं बता दूंगा, स्लैश मैंने लिख दिया है, एक तरफ आ गया कैश, कैश डिवाइडेड बाय बताएं, स्लैश का मतलब डिवाइड बाय, तो मतलब खुदा ना खासा गेम इधर अल्लाह ना करेगा। कैश या अक्रूड पेरोल डेबिट, लेकिन अक्रूड पेरोल के साथ जरा प्रेफरेबल हल्का सा वर्ड कहीं लिखना, मासूम सा प्रेफरेबल। मेरा प्रेफरेबल क्या है कि किसको किससे एडजस्ट करें, एम्प्लॉइज को तंग ना करें, ठीक है उन्होंने एडवांस लिया है, प्रेफरेबल। तो नंबर 1 इंटरेस्ट से इनसे निकालें, हाँ लेकिन खुदा ना खासा वो कह दे कि ले रहे हैं हम, तो फिर डेफिनेटली ले रहे हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है, एम्प्लॉय बन के सोचें यार, क्या बवक्ते जरूरत एम्प्लॉयर को आपके काम आना चाहिए, एम्प्लॉय बन के सोचा, उसने क्या करने पैसे, हम ही तो कमा के दे रहे हैं, तो अगर हमें दे रहा है और ऊपर से प्रीपेड कर रहा है, ये क्या जुल्म है? पहले जुल्म कर ले, लेकिन मतलब हमसे पैसे तो ना मांगे, आराम से क्या काट ले, हमारी सैलरी में से काट के रिमेनिंग दे दे, यानी तंग करे, पैसे वापस करो। आपको क्या फायदा, पैसा तो आया नहीं, कम देना पड़ेगा नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह सबका फायदा हो गया पूरा। एनी कंफ्यूजन, किस में से क्या किया मैंने, पेएबल में से रिसीवेबल मैंने नेट कर लिया, एडवांस सैलरी क्यों क्रेडिट, एसेट खत्म हो गया, रिकवर हो गया, एसेट खत्म हो गया, कैश लेकर खत्म कर लें या लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर लें। रिवाइज कर लें प्लीज, दोनों एंट्रीज गौर से देख लें, कोई कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ज्यादा जरूरी चीजें वो हैं जो प्लीज मैं कोशिश कर रहा हूँ, कभी इधर पंगा कभी उधर पंगा, बाकी ठीक है ये एंट्री सबने लिखनी है, लेकिन ये जहन चलाने की कोशिश करें। जी भाई सब ठीक है, फाइनल बताइए अब क्या रह गया, पेमेंट रह गई, पेमेंट की एंट्री बोलो, अच्छा पेमेंट
क्या सबकी होगी या सिर्फ सैलरी की हुई है? जरा पॉइंट 1 में वापस फर्स्ट एंट्री में चले। पेमेंट है किस किस की ना, पेमेंट अब होनी किस किस की है? अच्छा बल्कि सॉरी लास्ट टाइम में लिखा हुआ है महीने के एंड में पॉइंट नंबर 6 है। कौन कौन सी चीज अब पे होनी है? एंट्री बोलना शुरू करें विद अमाउंट। accrual payroll debit 1471 minus 28 नहीं माइनस 28 करके कैश देना है यार। नहीं यार अब वही ना, आपने कैश अज्यूम कर दिया। अगर हमने कैश अज्यूम किया है तो फिर डेफिनेटली 1471 देना है, लेकिन अगर हमने क्रूड पेरोल डेबिट किया है तो 1471 प्लस 28 नहीं माइनस 28, लाइबिलिटी कम हो रही। कैसे लिखो? नहीं फाइनल बता दें हम। नहीं एक दोनों एंगल से बड़ा क्लियर रखें। अगर कैश ले लिया है तो सैलरी साहब आप बताएं कर ली कितना देना फिर अब? सैलरी साहब सैलरी की पेमेंट सैलरी साहब आप ही। अगर नहीं सैलरी साहब इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, मेरा सवाल है अगर कैश वापस ले लिया है, अगर 28 कैश ले लिया है तो फिर पहली एंट्री देख के बताएं। पहली एंट्री अपनी रजिस्टर में या कैलकुलेटर में कहाँ थी? तो कितने पैसे देने पड़ेंगे फिर? 1471 सही बताया जिसने बताया आपने खुद बताया। बाकी आप सुनिएगा ना, बाकी गलत बताना इन्होंने। अगर लेकिन अगर नेट करके लेना चाह रहे हैं तो फिर कितने पैसे मिलेंगे? 1443 कैसे? 1471 माइनस 63 माइनस 28 माइनस 28। मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ? अगर ये लिख रहा हूँ मैं नॉर्मल अज्यूम कर रहा हूँ, प्रेफरेबल अज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन एक कंपाउंड बना लेते हैं, सब कुछ पे हो रहा है या अलग अलग करना है? क्या क्या और डेबिट होना भी? इनकम टैक्स पेएबल भी डेबिट है, प्रोविडेंट फंड पेएबल भी डेबिट है, इनकम टैक्स पेएबल डेबिट बाय इनकम टैक्स पेएबल डेबिट बाय 40। ठीक है आगे बताएं क्या करें? प्रोविडेंट फंड पेएबल डेबिट बाय या क्रेडिट बाय? प्रोविडेंट फंड पेएबल डेबिट बाय 248 हजम हो जाएगा यार। इसमें तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी है तो होनी चाहिए थी, इकट्ठी पे होनी। नीचे देखना पेज नंबर 186, पेज 186 देखना देखना वहां मेरा ख्याल फाइनली जब डिडक्शंस की पेमेंट हुई है तो 600 होना चाहिए। देखें देखें रिवाइज करें। 600 का मतलब डेफिनेटली एम्प्लॉय की ये जाने। अच्छा पैसे जाने कहाँ ये पता है सबको? प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में कितने जाएंगे? एम्प्लॉय की पे और एम्प्लॉयर के भी इकट्ठे होंगे वहां जाके। तो 600 मींस 248 इन दिस क्वेश्चन। क्रेडिट क्या करें? कैश क्रेडिट 1731। आई होप के काइंडली जो भी हुआ है तो सही फाइनली सोच के हो गया। एक काम और शायद क्वेश्चन में ऐसे स्पेसिफाइड तो नहीं है लेकिन शायद हो जाना चाहिए। फैक्ट्री का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स में। मेरा ख्याल है ये रिकॉर्डिंग में के साथ आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ डिसबर्समेंट लिखा उसने, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर करनी है तो यहाँ फिर हमें एक डिसीजन लेना है। एंट्री बोले जरा। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। फैक्ट्री पेरोल कितने से क्रेडिट? ना 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 2028 खर्चे ने डिस्ट्रीब्यूट होना। 2028 होना 2028 पूरी फैक्ट्री का खर्चा है। अब इसने डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्लासिफाई होना। तो यही टोटल खर्चा है, यही टोटल खर्चा है सर। अच्छा ढूंढे क्या यही टोटल खर्चा है? सारी एंट्रीज देखा जरा। खर्चा टोटल यही है। हाँ उसमें से पे कितना हुआ है, कितना होना है, कितना रह गया, वो एक अलग बहस है।
व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री 2028 जिसे हमने एक्सपेंस पे डेबिट कर लिया है। अब इसमें किस किस डिपार्टमेंट का खर्चा वर्किंग में जाएगा? इसमें मशीनिंग भी है, असेंबलिंग भी है, टूल रूम भी है और स्टोर भी है। अब हमें क्या पता है इसमें से डायरेक्ट खर्चा कौन से डिपार्टमेंट्स का है और इनडायरेक्ट इन डिपार्टमेंट्स का है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट खर्चा होता है और अदर देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट खर्चा होता है। हाँ डेफिनेटली अभी हम फैक्ट्रीज में नहीं गए कभी, थोड़ा सा ऐसे आइडिया आपको है। मशीनिंग और असेंबली ये फैक्ट्री ओवरहेड्स की बहस है। वैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स का फर्स्ट पेज निकाला जरा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के चैप्टर का फर्स्ट पेज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के नाम, हाँ जी ऊपर लिखे तो हुए लेकिन नीचे मैं चाहूंगा एग्जांपल्स में जरा ज्यादा दिखे। हाँ जी ऊपर नहीं, मैंने ऊपर तो काफी सारा लिखा हुआ है लेकिन मैं चाहूंगा नीचे एग्जांपल्स में क्या क्या वर्ड्स आते रहेंगे। नहीं नहीं नीचे एग्जांपल्स में, नीचे एग्जांपल्स मीन जो है नीचे पेज के एग्जांपल्स आ रही है। पेज नंबर बताइए 121 के नीचे जो एग्जांपल है ऊपर, ठीक है वो भी लिखा हुआ है, वो तो मिल जाएंगे वहां से, लेकिन एग्जांपल्स में किन किन लफ्जों से ये वर्ड्स आते हैं जरा एक नजर देख ही लेते हैं। ऐसे में ये सर्विस डिपार्टमेंट से ये कौन से होते हैं, सपोर्टिंग कौन से होते हैं, जो अदर देन प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सपोर्टिंग के लिए होते हैं। तो कैफेटेरिया भी आता है, हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें मशीनिंग और असेंबली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और आगे रिपेयर एंड क्वालिटी कंट्रोल। अगले पेज पे जाना, जहां जहां नाम आते हैं नाम डिपार्टमेंट्स के ढूंढने जरा। इधर भी क्वालिटी कंट्रोल रिपेयर ही चल रहा है मेरे ख्याल, थोड़ी जरा जंप लगाए आगे। एक कैंटीन आ गई, ठीक है, कैंटीन क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट क्या है, अदर देन प्रोडक्शन है। और आगे जाए जरा, इंस्पेक्शन आ गई शायद, इंस्पेक्शन मेंटेनेंस आ गई। और नहीं प्रोडक्शन को तो हम इग्नोर कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो है ही है। सर्विस डिपार्टमेंट्स कुछ नाम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन में पहुंचे, क्वेश्चन में पहुंचे। सलमान, सलमान में डिपार्टमेंट्स के नाम देखें, पेज नंबर सलमान 134, इसमें नाम बोले जरा। तो सर्विस डिपार्टमेंट है नाम? नहीं इसमें तो सिंपल उसने 1 2 कह दिया, 1 2 शायद कह दिए। नहीं किस सवाल में, जायका में स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन, आगे लॉजिस्टिक्स आता रहा है। नहीं इसमें कोई, हाँ ठीक चले वो आगे आना। और आगे चलते जाए, कहाँ पहुंचे किस सवाल में, ओपल में मेंटेनेंस आया, लॉजिस्टिक्स आया, आगे नहीं, आगे आंसरों से आगे जाए, आगे भी सवाल है, सवाल ही सवाल है भाईजान, सवाल करते चले गए आप, रुके ही नहीं आप कहीं। और आगे बढ़े, हाँ जी एक नहीं जॉब ऑर्डर क्रॉसिंग पीछे, इसके पीछे क्वेश्चन है, या उससे मेरे ख्याल सलमान से पीछे थे जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसमें एक सवाल था, नहीं पीछे पीछे हो, नहीं एक सवाल ना इधर ही है, नहीं मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, नहीं इनमें नहीं है, पीछे इससे सलमान से पीछे तो नहीं, हाँ टर्नरी, टर्नरी में अच्छे नाम थे, टर्नरी ढूंढे, पेज नंबर बताएं, टर्नरी 129। इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के नाम क्या थे, और सर्विस डिपार्टमेंट्स, इंस्पेक्शन, लेकिन ये तो सेम ही आ गया, इंस्पेक्शन। आगे वहां जाए जहाँ वो टॉरेंस वगैरह में बताता रहता था, वहां पे है टूल रूम्स और वेयर हाउस टाइप की चीजें। नहीं ये तो जायका में है, जायका में बॉटलिंग शॉटलिंग, ये तो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स होंगे। मैं सर्विस डिपार्टमेंट के नाम पढ़वाना चाहूँगा। हाँ जी बॉयलर हाउस एक आया था, पेज नंबर, हाँ जी कैंटीन, बॉयलर हाउस। आगे चले जाए आप, नहीं अब आगे कहाँ वो टॉरेंस वाले पेजेस कौन से हैं, जहाँ ज़्यादा शुरू होता था 335 339 से आगे आस्ते से चले, आगे चला जाए, आगे चला जाए काफी। हाँ जी टोल रूम वर्ड आया होगा कहीं, टूल रूम, स्टोर रूम, ये टॉरेंस में ही है मेरा। तो मतलब इसका ये बना, आई होप काफी देखनी है हमने, कि वापस आए, पेज नंबर कौन सा था जिसमें सवाल हो रहा है, 352। अब इसमें मशीनिंग और असेंबलिंग क्या कहलाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बाकी टूल रूम एंड स्टोर, ये मेरा ख्याल है टॉरेंस का पेज नंबर जरूर लिखो, कभी दोबारा यहाँ आए तो कम से कम एक नजर टॉरेंस देख लें।
हम डेफिनेटली कोई टेक्निकल लोग नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ टेक्निकल बन ही जाना हमने। तो छोटे मोटे डिसीजंस लेने जो पड़ रहे हैं ये प्लीज इंपॉर्टेंट हो, अल्लाह ना करे हो जाए। 338 पे ये टॉरेंस जी फाइनली अब कर लेंगे एंट्री, आ जाए वापस। एंट्री की बहस हुई है, एंट्री क्या है? वर्किंग प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने कोई कोशिश की, बताइए अमाउंट कैसे निकालना? टेबल देखें, टेबल किस किस को कहाँ जमा करवाएंगे, किस किस को कहाँ? 1338 और प्लस 545 ये डायरेक्ट खर्चा हो गया, वर्क इन प्रोसेस में मिल गया। और अगला बोले 36 एंड 109। मेरा एक सवाल सुने गौर से, टेबल देखें जो बनाया अभी, छोड़ दें जहां भी है टेबल में पहुंचे। यार इसमें तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आ रही है और वो आनी चाहिए, दोबारा 186 आनी चाहिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आनी चाहिए, उससे भी डिस्ट्रीब्यूट होना है। पेज नंबर 186 उसकी सेकंड एंट्री देखें। हाँ एक तरीका ये कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को अलग डिस्ट्रीब्यूट करें और सैलरी को अलग डिस्ट्रीब्यूट करें। देख लें तसल्ली से, देखें 186 पेज। अब जितना कि पेज नंबर 186 को देख लिया, अल्लाह करे दोबारा देख के याद आ जाए कि क्या देखा था। ये सेकंड एंट्री देखें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाली, क्या एम्प्लॉयर का खर्चा भी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूट होना, तो वहां लेकिन अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ। हमने यहाँ जो 2028 एक्सपेंस बनाया था उसके अंदर एम्प्लॉयर की सैलरी भी, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी सैलरी का पार्ट बन गई थी, तो ये अलग भी हो सकती है, लेकिन शायद हमने कंपाउंड करके एंट्री की है। ठीक है, तो सारा खर्चा फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अमाउंट्स बता दें 1884 1884 ये 3 यार अल्लाह सॉरी 145 टोटल इज 20